तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 9 मैथ का एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, चैप्टर का नाम है आपका सर्कल यानी कि वृत्त। ठीक है, इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक लेंगे, यानी कि टोटल 10 क्वेश्चन होने वाला है इस वीडियो में। ठीक है, और ये है हमारा क्लास नंबर 58 और ये हमारा टारगेट है A+ स्कोर करना बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, यदि आप इस सीरीज को ईमानदारी से फॉलो करते हैं तो आपका कंफर्म A+ स्कोर हो जाएगा। ठीक है, ईमानदारी से फॉलो करने का मतलब है कि जितने भी कॉन्सेप्ट आपको इसमें बताया जा रहा है वो सभी कॉन्सेप्ट आप ध्यान से सीख रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और ये आपका सभी क्वेश्चन आपका कहाँ से मिलने वाला है, ये क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कहा गया है क्या, इसमें कहा गया है यदि दो वृत्त सर्वसम हो तथा उनमें से एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो दूसरी वृत्त का व्यास क्या होगा। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं। हमारे पास एक वृत्त है, मान लेते हैं हमें दो वृत्त कहा गया है। ठीक है, तो हम लोग दो वृत्त ले लेते हैं, एक है हमारा ये और दूसरा है हमारा ये। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा हमें कहा गया है वृत्त जो है वो क्या है, सर्वसम है। सर्वसम है, इसका मतलब इसका जो त्रिज्या है वो क्या है, बराबर है। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है तो इसमें भी यहाँ से यहाँ तक की दूरी r ही है, यानी कि ये क्या है, सर्वसम है। ठीक है, अब उसके बाद हमसे क्या कहा गया है, कहा गया है एक का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो दूसरा का व्यास हमें बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, जब एक का त्रिज्या हमें बताया गया है 7 सेंटीमीटर तो इसका भी 7 सेंटीमीटर होगा। अब दूसरा का व्यास हमें बताना है, तो व्यास क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि त्रिज्या का 2 गुना होता है तो 7 दूनी 14, यानी कि 7 गुना 2 तो कितना आया, 14 सेंटीमीटर हमारा क्या होगा, ये आ जाएगा हमारा व्यास। ठीक है, तो क्या होगा आंसर, ये क्वेश्चन नंबर 12 है इसमें, तो वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि 14 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें देखिए क्या कहा गया है, केंद्र को एक चाप की सिरों से मिलाने वाला त्रिज्याओं एवं चाप के बीच के क्षेत्र को कहते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, केंद्र को एक चाप, ठीक है, के सिर से मिलाने वाली त्रिज्याओं और एवं चाप के बीच की क्षेत्र को क्या कहते हैं। जैसे कि इसी इसी वृत्त में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं ये हमारे पास वृत्त दिया गया है। ठीक है, अब इसमें हमें देखना है इसका जो त्रिज्या है ये, ठीक है, ये आपका त्रिज्या हो गया। जैसे कि इसमें कहा गया है चाप के सिरे, एक चाप का सिरे, ठीक है, चाप का सिरा मतलब ये वाला, यहाँ से यहाँ तक ये आ गया आपका चाप। ठीक है, ये आ गया आपका चाप ये। अब उसके बाद कहा गया है चाप त्रिज्याओं एवं चाप के बीच का क्षेत्र त्रिज्या, तो ये आपका त्रिज्या हो गया। ठीक है, अब ये आपका चाप, तो ये जो क्षेत्र बना बीच वाला, ये वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं क्या, त्रिज्याखंड। क्या कहेंगे, त्रिज्याखंड कहेंगे। ठीक है, इसको हम लोग त्रिज्याखंड कहते हैं। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कहा गया है वृत्त की जीवा एवं चाप के मध्य क्षेत्र को क्या कहते हैं। ठीक है, वृत्त का जीवा एवं चाप के मध्य, तो इसी में देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए वृत्त का केंद्र नहीं, जीवा क्या होता है, कोई भी वृत्त का दो बिंदु यदि हम लोग मिला देते हैं तो ये बन जाता है इसका जीवा। ठीक है, ये आपका जीवा हो गया। और फिर कहा गया है इसका चाप, यानी कि यहाँ से यहाँ तक।
ठीक है, ये आपका चाप हो गया इसका। तो चाप और जीवा को जो रेखा मतलब चाप और जीवा के बीच जो क्षेत्र घिर रहा है, इन दोनों के बीच, उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं, ये वाला पूरा क्षेत्र, ये आपका हो जाएगा वृत्तखंड। ठीक है, क्या होगा? वृत्तखंड, इसको हम लोग वृत्तखंड कहते हैं। ठीक है, तो कौन वाला ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, जीवा एवं चाप के बीच के मध्य क्षेत्र को हम लोग कहते हैं वृत्तखंड। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे पूछा गया है, एक वृत्त के बराबर जीवाएं केंद्र पर कौन अंतरित करते हैं? अंतरित करते हैं, तो समान कौन अंतरित करते हैं? ठीक है, जैसे कि इसमें किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे हम लोग यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ मान लेते हैं ये हमारे पास एक वृत्त है। ठीक है, और इसका जो केंद्र है मान लेते हैं वो यहाँ है। ठीक है, सॉरी बड़ा हो गया, इसको हटा लेते हैं, यहाँ ये हो गया इसका केंद्र। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है? ये वाला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि इसके बराबर जीवा, जीवा यानी कि बराबर होना चाहिए दो जीवाएं, केंद्र पर अंतरिक्त कोण क्या होता है, ये पूछा गया है। जैसे कि हम लोग देखें, इसके दो बराबर जीवा मान लेते हैं, ये है एक ठो जीवा और यहाँ है एक ठो जीवा। और ध्यान दीजिएगा, हमें कहा गया है ये क्या है? बराबर है, यानी कि ये जितना सेंटीमीटर है उतना ही सेंटीमीटर ये भी है। ठीक है, तो इस प्रकार यदि हम लोग इसको इस प्रकार मिला देंगे और यहाँ भी इस प्रकार मिला देंगे और फिर यहाँ भी यहाँ और यहाँ भी इस प्रकार मिला देंगे, तो यहाँ जो कोण बनेगा वो क्या होगा? ठीक है, तो यदि यहाँ जीवा ये बराबर है आपस में, तो ये क्या होगा? ये कोण भी बराबर होगा, यानी यहाँ थीटा बनेगा तो यहाँ भी थीटा बनेगा। थीटा थीटा मतलब ये हुआ कि यदि ये जितना डिग्री कोण बनेगा यहाँ भी उतना ही डिग्री कोण बनेगा। जैसे 35 डिग्री बन सकता है, मतलब जितना भी डिग्री हो सके, मतलब जितना भी डिग्री हो सकता है उतना ही ये जितना होगा उतना ही ये होगा। ठीक है, 35 होगा तो दोनों 35 होगा, 30 से 36 होगा तो दोनों ही 36 होगा, जितना भी होगा 75 होगा तो दोनों ही 75 होगा। ठीक है, तो ये था आपका ये वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, समान कोण अंतरित करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है, आकृति में यदि ए बी बराबर सी डी हो तो कोण सी और डी का मान क्या होगा? ये तो इसी पर बेस्ड है। ठीक है, यदि ये और ये बराबर है ये वाला, तो यहाँ कोण भी बराबर होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यदि ए बी बराबर सी डी है, यानी कि ये ए बी बराबर सी डी है, तो यहाँ 60 डिग्री तो यहाँ भी 60 डिग्री बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है, आकृति में यदि ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर हो तो पी क्यू का मान होगा। ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 7 सेंटीमीटर, तो पी क्यू क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ कोण और यहाँ कोण कितना है? बराबर है, यानी कि इक्वल है, तो ये भी बराबर होगा। ठीक है, इसका मतलब पी क्यू भी 7 सेंटीमीटर ही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, यदि ये केंद्र पर अंतरिक्त कोण बराबर है तो इसका जीवा भी बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है, वृत्त का एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। वृत्त का एक जीवा वृत्त के त्रिज्या के बराबर है। जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरिक्त कोण का मान क्या होगा? ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। मतलब जैसे कि हम लोग देखें, यहाँ एक वृत्त है, अब इसका केंद्र मान लेते हैं ये है, तो इसमें हमें कहा गया है जो जीवा है वो त्रिज्या के बराबर है। त्रिज्या के बराबर है मतलब यहाँ से यहाँ जितना दूरी है यहाँ उतना ही ये भी है। ठीक है, इसका मतलब ये और ये आपस में तीनों इक्वल हैं, क्योंकि ये दोनों तो क्या है? त्रिज्या है, और कहा गया है जीवा भी त्रिज्या के बराबर है।
तो ये तीनों इक्वल हो गए, इक्वल हो गए, इसका मतलब ये जो बनेगा त्रिभुज वो क्या बन गया, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज बन गया। ठीक है, ये त्रिभुज, और यदि ये समबाहु त्रिभुज बन गया इसका मतलब इसके प्रत्येक कोण क्या होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक है, इक्वल होगा, और ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो हमें कहा गया है केंद्र पर अंतरिक्त कोण, यानी कि ये वाला कोण हमें पूछा गया है, ये वाला। तो हम लोगों ने देखा कि इसमें सभी कोण बराबर होंगे, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, 60 डिग्री ही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे क्या पूछा गया है, इसमें कहा गया है आकृति में यदि ए बी बराबर सी डी बराबर ए ओ हो तो कोण सी ओ डी को डी का मान क्या होगा। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए इसमें कहा गया है ये जो है, ये जो ए बी है ये किसके बराबर है, सी डी के बराबर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ इक्वल है। उसके बाद फिर कहा गया है ए ओ के बराबर है, और फिर ये ए ओ के बराबर है, और ए ओ क्या है, ए ओ एक त्रिज्या है, इस वृत्त का त्रिज्या है। ठीक है, और ये ए बी एक इसका व्यास है, सॉरी जीवा है, और ये भी एक इसका जीवा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यदि ये और ये आपस में इक्वल है तो ये हमने बताया था अभी इसमें कि ये वो क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। समबाहु त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण 60 डिग्री हो और प्रत्येक भुजा बराबर हो, तो यहाँ बराबर हो रहा है प्रत्येक भुजा, तो इसका मतलब यहाँ जो कोण बनेगा सी ओ डी वो 60 डिग्री का बनेगा। ठीक है, ये वाला कोण जो बनेगा वो 60 डिग्री का बनेगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। इसमें कहा गया है सर्वंसम वृत्त की बराबर जीवाएं संगत केंद्र पर कोण अंतरित करते हैं। देखिए सर्वंसम वृत्त है, सर्वंसम वृत्त का मतलब क्या होता है, जो वैसे वृत्त जो बराबर त्रिज्या के हो, यानी कि जिसका त्रिज्या बराबर हो। ठीक है, तो ये मान लेते हैं सर्वंसम वृत्त है, इसका त्रिज्या क्या है, बराबर है। ठीक है, तो ये केंद्र इसका और ये इसका केंद्र। अब त्रिज्या मान लेते हैं ये r है, तो यहाँ भी त्रिज्या r ही है, चूँकि हमें कहा गया है सर्वंसम त्रिभुज, सॉरी त्रिभुज नहीं वृत्त है। ठीक है, अब फिर हमसे कहा गया है ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, फिर हमसे क्या कहा गया है, हमसे कहा गया है कि इसका बराबर जीवा संगत केंद्र पर, मतलब इसका बराबर दो जीवा है, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ से यहाँ एक जीवा मान लेते हैं ये है, और यहाँ से हम लोग फिर इसमें भी मान लेते हैं ये है, इसको यहाँ मिला देते हैं और इसको भी यहाँ मिला देते हैं। ठीक है, तो ये और ये आपस में बराबर है, तो इसके संगत यहाँ जो कोण बनेगा ये हमसे पूछा गया है, ये क्या होगा, तो ये क्या होगा, समान होगा, चूँकि यहाँ यदि इक्वल है और ये भी इक्वल है, मतलब ये जो है इसके इक्वल है, और त्रिज्या तो हमने बताया पहले ही, चूँकि ये सर्वसम वृत्त है इसका मतलब त्रिज्या आपस में इक्वल होगा, तो यहाँ जो कोण बनेगा उतना ही कोण यहाँ भी बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, समान कोण अंतरित करेगा केंद्र पर। चलिए अब हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20। तो इसमें कहा गया है आकृति में क्या कहा गया है, आकृति में यदि C1 यानी कि सर्कल 1, ठीक है, यानी कि वृत्त 1, और यहाँ C2 सर्कल 2, दो सर्वसम वृत्त है, सर्वसम वृत्त है, इसका मतलब ये इसके त्रिज्या क्या है, आपस में इक्वल है। ठीक है, अब क्या कहा गया, यदि ए बी बराबर सी डी हो तो कोण CO2D का मान क्या होगा। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए ए बी बराबर सी डी है, ए बी बराबर सी डी है। ठीक है, और ये भी हमें ध्यान देना है कि ये जो त्रिभुज है, वृत्त जो है वो सर्वसम है, इसका मतलब इसका त्रिज्या और इसका त्रिज्या इक्वल है। ठीक है, अब यदि ये और ये इक्वल है और ये इसके इक्वल हैं, ये इसके इक्वल हैं और ये इसके इक्वल हैं, इसका मतलब ये सर्वसम त्रिभुज है। ठीक है, ये ABO1 ये सर्वसम त्रिभुज होगा,
और CDO2 ये भी एक सर्वसम त्रिभुज होगा। ठीक है, तो सर्वसम त्रिभुज होगा तो ये क्या होगा, यहाँ कौन जो बनेगा ये इसी का इक्वल होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ जो बनेगा वो 80 डिग्री का कौन बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसमें। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं पे डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।